हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया। अभी तक हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं और अगर हम 10 लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने अपनी पहली यूनिट देखी थी, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का। और हमने किस तरीके से देखा था कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उप्स के अंदर, जिसका यूज़ हर जगह ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ-जहाँ भी हम प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके जहाँ-जहाँ भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वहाँ-वहाँ पे कहीं न कहीं हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का बार-बार यूज़ कर रहे थे। वो कॉन्सेप्ट्स जो थे, वो हमें कहीं न कहीं अपनी प्रॉब्लम को लोकेट करने का एक अच्छा रास्ता दिखा रहे थे और किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो उसके लिए बेटर वे प्रोवाइड कर रहे थे। जैसा कि इस सिस्टम सब्जेक्ट का नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ है सब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डाटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, मैसेजिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक पहली यूनिट में पढ़ा। और कहीं न कहीं हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें प्रोग्राम को समझना होता है। तो एक बार जब हमने कॉन्सेप्ट समझा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम एक-एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है? प्रोग्रामिंग या वो जावा से हो सकती है या तो सी प्लस प्लस से, लेकिन जो हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का एक मेथड है राइटिंग करने का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़ प्रोग्रामिंग इज़ अ लैंग्वेज, देन ईच लैंग्वेज कंटेन अ ग्रामर एंड ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन टू एक्सप्रेस एनी लैंग्वेज। सो अगर जावा की भी बात करें चाहे सी प्लस प्लस की बात करें, तो हम इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सेंटेक्स होते हैं, स्पेशल सेंटेक्स, जिनका हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, जब हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा यूनिट 2, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, हमने जो कॉन्सेप्ट समझे और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये देखा, तो ये जो हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडल जो है, मॉडलिंग जो है सॉरी, ये उन्हीं चीज़ों को और डीप में बताएगा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स का रिलेशन बिल्ड करते हैं और जब कंपोनेंट आपस में रिलेट होते हैं तो उनके रिलेशन से क्या बिहेवियर मतलब कि क्या फंक्शनैलिटी हमें मिलती है या क्या आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ठीक है? तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट में। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा क्लास। ठीक है दोस्तों? अब अगर हम क्लास की बात करें, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, कई बार डिस्कस किया है क्लास के बारे में कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स शेयरिंग द सेम एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस एंड सेमेंटिक्स, दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है? यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज क्लास, बट जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके अंदर के एट्रीब्यूट, ऑपरेशन और सेमेंटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है? तो कहने का मतलब सेम है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एट्रीब्यूट, ऑपरेशंस और फंक्शनैलिटी जो है वो एक जैसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक मैन है तो जितने भी मैन, एक मैन नाम का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी मैन हैं वो सब मैन ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है ना? और
अगर हम बात करें जितने भी मैन की, अगर हम सारे मैन को अगर एक ऑब्जेक्ट मान लें, तो इस सारे मैन के जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं और जो उनकी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि ये बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, जो भी और सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये जो है ये सभी मैन का कॉमन है। तो जब ये सभी मैन का कॉमन है, तो जितने भी कॉमन टाइप के ये जो मैन है, जिनको हम एक एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, इनको हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, और उसी को कलेक्शन को हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों? क्लास। ओके। दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस डोमेन वोकैबुलरी। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द थिंग्स मतलब कि अगर हम किसी चीज को सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो किस तरीके से हम उसको एक शब्दकोश का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, ये चीज भी मतलब कि क्लास जो है हमें बताती है। अगर हम जैसा कि देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ हमारा, कैन रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये फिगर दिख रहा है दोस्तों, तो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि देखिए ये सारी चीज़ें दिखी हुई हैं कि कुछ क्लास जो है, क्लास के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है ना, तो किस तरीके से क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो देखे दोस्तों, शेप। शेप की बात करें तो शेप क्या है आपका? नेम। शेप क्या है आपका? नेम। ठीक है, किसका? क्लास का। ओरिजिन क्या है उसका? एट्रीब्यूट। ठीक है ना, उसके गुण। और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यानी कि ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है, तो वो आपका मूव है, रीसाइज है, डिस्प्ले है। यानी शेप नाम का एक क्लास है, ठीक है ना, जो कि इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन है दोस्तों, ठीक है ना, जिसको सिंटैक्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू पैराडाइम्स, अगर सी प्लस प्लस है, जावा है, या आपका कुछ और पाइथन है, तो सब में अलग अलग हो सकता है मेथड थोड़ा बहुत लिखने का, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। अब दोस्तों, जैसा कि क्लास के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा, नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर दोस्तों अगर हम बात करें नेम्स की, ठीक है ना, तो नेम्स यानी कि किसी की पहचान। जैसे कि अगर हमने एक फंक्शन लिखा तो सेफ नाम दे, सेफ के अलावा हम कुछ और नाम भी दे सकते थे। ठीक है ना, तो ये जो हम नेम दे रहे हैं, ठीक है ना, ये नेम कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस क्लास को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना, यानी आइडेंटिफिकेशन में नेम का भी एक अपना रोल है। ठीक है ना, और जब भी हम पाथ क्रिएट करते हैं, फाइल के लिए पाथ क्रिएट करते हैं, तो वो पाथ भी कहीं ना कहीं नेम के थ्रू ही पर्टिकुलर और चीज़ों से अटैच होती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन्स ड्रॉन फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन, वोकैबुलरी बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर, यानी लिखने का तरीका, क्या कैपिटल लेटर होगा, पहला कैपिटल लेटर होगा, फिर स्मॉल लेटर, ये सारी चीज़ें। शॉर्ट बट लॉन्ग इनूज टू कैरी अ मीनिंग, मतलब कि एक नेम छोटा तो होता है लेकिन बहुत सारी मीनिंग को वो अपने अंदर रखता है। ये इंक्लूड कैन इंक्लूड द पाथ ऑफ द पैकेज इट बिलोंग टू। ठीक है ना, मैंने मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए शेप है, तो ये उसका पाथ है, पाथ। ठीक है ना, कि किस तरीके से पर्टिकुलर एक शेप पर्टिकुलर किस से, रेक्टेंगल से अगर अटैच कर रहा है तो मतलब रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है ना, अगर ये अभी सर्किल से करता, ठीक है, तो फिर ये सर्किल बनाता है, यहाँ पे वो पाथ होता है। ठीक है ना, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक डायनेमिक बाइंडिंग का अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि देखिए जब हम शेप नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो एट अ टाइम जो भी हमें करना होता है, ठीक है, वो हम उसी समय कॉल करते समय वो नहीं पता चलता, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसको किस कोड के साथ बाइंड होना है। तो इसी को हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेम का मतलब क्या है? एक तरीके से एक आइडेंटिटी है जो पर्टिकुलर क्लास को पहचानती है। अब दूसरा हमारा दोस्तों एट्रीब्यूट्स है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो जैसा कि आपको एट्रीब्यूट्स मतलब होता है गुड प्रॉपर्टीज।
तो नेम्ड यानी कि जिस क्लास का नेम है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को बताता है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द क्लासिकल डाटा स्ट्रक्चर कैन इंक्लूड टाइप एंड डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस क्लासिकल डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अलग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को भी ये रख सकता है। जैसा कि देखिए आप फिगर के रूप में एट्रीब्यूट, देखिए दोस्तों साफ साफ कहने का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट जो है वो पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास के जितने भी जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स के जितने भी उसके फंक्शनैलिटी है, बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों को वो बताता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे देखिए कस्टमर नाम का अगर एक क्लास है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, उसके नेम है, उसका एड्रेस है, फ़ोन है, बर्थ डेट है। ठीक है ना। तो अब ये पर्टिकुलर जितना भी है ये पर्टिकुलर इस क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, सॉरी इस ऑब्जेक्ट के साथ वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना। अब ये जितने भी कस्टमर होंगे वो सब के सब जिस क्लास के अंदर होंगे वो क्लास जो है उस मतलब कि उस क्लास मतलब उस क्लास के अंदर क्या केवल और केवल कस्टमर जितने भी होंगे उनको रखा जाएगा। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर जो क्लास का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, वो हर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। इससे क्या है कि बार बार हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार हमने क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, उसमें ऑब्जेक्ट डालते गए और सब में हम उसके एट्रीब्यूट ऐड करते गए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आगे अगर हम देखें तो ऑपरेशंस की बात आती है। ठीक है। अगर हम दोस्तों ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी, हाँ तो अगर हम दोस्तों ऑपरेशन की बात करें तो मतलब क्या कि अगर क्लास है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बीच में जो भी रिलेशन है तो उससे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं या कैसे परफॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में बात करें तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बिहेवियर और सर्विस। ठीक है ना। यानी कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का, उसका बिहेवियर या वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। दूसरा अगर हम देखें तो हमारा मैसेजेस दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द क्लास। ठीक है ना। यानी कि क्लास के जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड हो रही हैं वो क्लास को समझ में आनी चाहिए। ठीक है। वर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग द इंटेंडेड बिहेवियर। ठीक है ना। यानी कि जो भी हम उसमें जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट या जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसका कुछ नेम है, तो वो क्या है कि वो पर्टिकुलर क्लास के बिहेवियर को दिखाता है कि ये क्या काम कर सकता है। ठीक है। तो जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि अगर हम रेक्टेंगल अगर ऑब्जेक्ट को हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल को सॉरी रेक्टेंगल को अगर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब रेक्टेंगल में क्या है कि उसमें हम कौन कौन से फंक्शन ऑपरेशन है हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, इज इम्पटी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेशन है। ठीक है ना। और ये ऑपरेशन जो है ये किस ऑपरेशन के साथ अटैच है, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है ना। रीसेट, सेट अलार्म, टेम्परेचर, वैल्यूज। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों के बीच का आपस में रिलेशन है, ठीक है, दोनों के बीच का जो ये आपस में रिलेशन है कि किस तरीके से एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन के साथ कंबाइन है या मिलके काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशंस में आती हैं। ठीक है ना। यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं या कोई और क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे अगर मिल के किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे इन्फॉर्मेशन एक जगह से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के पास जा रही है, उसके बाद से फिर वो प्रोसेस कैसे एक्ट कर रहा है, फिर वो दूसरे को कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है और किस तरीके से ये सारे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इनके बीच का बिहेवियर है काम करने का, ठीक है ना, यानी एक जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया उस स्ट्रक्चर के बाद जो उसका बिहेवियर है जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा। ठीक है ना। इसी को इन्हीं सारी चीज़ों को हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो आपका नया
स्लाइड है, अगर उसकी हम देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब एट्रीब्यूट और ऑपरेशन को किस तरीके से एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाए, ये भी एक बड़ा काम है, क्योंकि किस ऑपरेशन में कौन से एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसको जब हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम का पूरा बिहेवियर जो है वो मतलब कि मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा, या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो भी हम टास्क चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परफॉर्म करे, वो टास्क वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि सम एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन कैन बी ऑप्टिमेटेड, ठीक है, दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग स्टीरियोटाइप। अब देखिए स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें तो ये कुछ होता नहीं है, ये क्या है कि एक तरीके से हमारा विजुअलाइजेशन है, मॉडलिंग है, कि किस तरीके से हम कौन से एट्रीब्यूट को किस ऑपरेशन के साथ कंसर्न करें जिससे कि हमारा फंक्शनिंग जो है वो सही हो, ठीक है ना। तो ये जो हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है हम एक्चुअली में क्या है कि यूएमएल के थ्रू नहीं कर सकते, बेसिक नोटेशन के थ्रू। तो उसके लिए जो हमें कुछ एडवांस नोटेशंस की ज़रूरत होती है वो आपका स्टीरियोटाइप है, ये हमें सही से बताता है कि पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट का किस एट्रीब्यूट से या किस ऑपरेशन के साथ क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो सब मिल के आपस में किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपको ये फ्रॉड एजेंट ये जो बना हुआ है क्लास, या आप कह लें तो स्टीरियोटाइप्स में देखिए, एक तो कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है ना, यानी कि न्यू न्यू पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है ना, क्वेरी, और ये हेल्पर, ठीक है ना। तो ये जो 3 है, ठीक है ना। अब स्टीरियोटाइप ये बता रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। अगर हम क्वेरी के अंदर आ रहे हैं तो हम कौन कौन सी क्वेरी कर पा रहे हैं, और अगर हम हेल्पर के अंदर आ रहे हैं तो वैलिडेट ऑर्डर और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस, अब जैसे क्या है कि हम सीधे प्रोग्राम में तो यूएमएल का अगर शेप यूज़ करें तो इस तरीके से तो हम सारी चीज़ें ऐड कर नहीं सकते। तो हम स्टीरियोटाइपिंग टाइप का यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनिंग है, ठीक है ना, या किसी अगर हम क्लास को बता रहे हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी फंक्शनिंग रख रहे हैं, ठीक है ना, और पर्टिकुलर जिस फंक्शन को हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या प्रोसेस मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है सही तरीके से यूजर को समझ में आ सके, इसके लिए हम स्टीरियोटाइप्स का यूज करते हैं, ये भी यूएमएल के अंदर ही करते हैं। ये यूएमएल का एक समझ लीजिए एक तरीके से तो एडवांस फीचर है, ठीक है। अब दोस्तों क्लास के बारे में हम देख रहे थे, तो अब इसके अंदर अगली चीज आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है, डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है ना, expressed as from free text can be used in earlier stage for abstraction, ठीक है ना। यानी कि जो भी हम क्लास या जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं या क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि अगर वो किसी चीज़ के लिए हम बना रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि अगर हमने अगर नॉर्मल वे में बात करें तो जैसे कि अगर हमने 10 लोगों की अगर 10 लोग हमारे पास है, उसमें मैंने 2-2 लोगों की 5 टीम बनाई, मैंने ये कह दिया भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारी टीम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगी, पूरा करेगी, ना कि दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है किसी बड़े काम का वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर हम क्लासेस को बना रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि वो हमें ये बताता है कि किस तरीके हम पर्टिकुलर थिंग, ये जो बंदा है या ये जो क्लास है, ये कौन कौन से काम को कर सकता है, यानी कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकता है। यानी कि अगर हम एक क्लास की बात करें तो हर क्लास की एक अपनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो अपनी अपनी टाइम पे जब भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत होती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। अब
अगली चीज़ दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है, वो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें दोस्तों, तो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, ठीक है ना, यानी कि अगर हम दूसरे शब्द में क्या है कि अगर दो चार ऑब्जेक्ट एक साथ मिलके किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, या दो तीन क्लास एक साथ मिलके किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तभी वो अकॉर्डिंग टू नीड दूसरे क्लास को कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम देते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी फ्यू क्लासेस स्टैंड अलोन। ठीक है ना, यानी कि बहुत कम ही क्लास ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, वो जरूर किसी न किसी और क्लास का के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है ना, क्लासेस कोलेबोरेट टू रिस्पॉन्ड टू सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, वी मस्ट मॉडल द इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, यानी कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है ना, और किस टाइम पे हम किस ऑब्जेक्ट के क्लास के किस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और किस टाइम पे एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, तीन देखिए यहाँ पे तीन जो है तरीके इन्होंने बताए, यानी कि किस तरीके से हम एक कहें तो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की बात आए तो हम इन तीन तरीकों से ये क्लास ऑब्जेक्ट और अदर क्लास के साथ जो रिलेशन है, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूजर को दिखा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है देखिए दोस्तों डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो यूजर रिलेशनशिप, ठीक है, जनरलाइजेशन की बात करें तो सब क्लास सुपर क्लास रिलेशनशिप, और अगर एसोसिएशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सबसे पहले कि यूजर, अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो यूजर रिलेशनशिप, यानी कि यूजर का पर्टिकुलर उस जो भी इंटिटी है उसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जनरलाइजेशन ये बताता है कि सुपर क्लास सब क्लास, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, इसी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, बॉटम टू टॉप, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड नहीं, चाइल्ड टू पेरेंट, क्या क्या रिलेशन है, कैसे क्या है। ठीक है, और एसोसिएशंस का मतलब होता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ किसी एक स्ट्रक्चर को अलग से क्यों जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो वो जो रिलेशनशिप होता है उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे तो आपको आपका ये जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप का एक डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या। तो आप देख रहे हैं कि तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन। ठीक है ना, तो तीनों का मतलब क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखा भी हुआ है कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, यूजर रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सब क्लास सुपर क्लास रिलेशनशिप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना, यानी जो पेरेंट क्लास है फिर उसका चाइल्ड, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो चाइल्ड से पेरेंट, नीचे टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप होगा। ठीक है, और एसोसिएशन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। अगर इस फिगर को हम देखें दोस्तों, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए एक विंडोज़ नाम का हमने क्या है क्लास बना दिया। ठीक है ना, और ये उसके फंक्शंस है। ठीक है ना, कंसोल विंडो, डायलॉग बॉक्स, ये उसके सब क्लास है। ठीक है, और इवेंट जो है ये एक तरीके से वो कस्टमर आप यूजर है जिसको ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो सब क्लास है, ये सब क्लास
ये भी आपका सब क्लास, इसको अगर हम सब क्लास 2 कहें, सॉरी, तो इसको हम सब क्लास 1 कहेंगे, ठीक है ना। तो इनका रिलेशनशिप देखिए इनके साथ है, सुपर क्लास के साथ। तो ये जो नीचे से ऊपर तक ये जो रिलेशन को शो कर रहा है, यानी मीनिंग को शो कर रहा है कि कब इनकी इनको इसको इसको इसकी ज़रूरत कब पड़ी, ठीक है ना। तो इस जो रिलेशन है या फिर इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये जो रिलेशन है ये बताता है आपका, इसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें, यानी कि यूज़र, यानी इवेंट जब होगा तभी हमें इन सारे फंक्शनों को कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है दोस्तों एसोसिएशन की। तो देखिए, जब डायलॉग बॉक्स जब भी चाहेगा तब सुपर क्लास विंडोज को टैग करेगा, मतलब कि कॉल करेगा या इनहेरिट करेगा, और डायलॉग बॉक्स के साथ एक कंट्रोल सब क्लास कह लीजिए, जो कि इस डायलॉग बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या है कि जब भी डायलॉग बॉक्स को ज़रूरत होगी तब वो कंट्रोल को एक्सेस करेगा, ठीक है ना। लेकिन और कोई जो है वो उस कंट्रोल को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन, यानी कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और इसी रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा और डीप में थोड़ा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको होप्स हो ये पहला लेक्चर मेरा समझ में आया होगा और आप लोग को ये लेक्चर मेरा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हम लोग कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के सेकेंड लेक्चर में यूनिट 2 के फिर से मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।